सोचिए जरा, एक ही देश पर 100 से ज़्यादा भाषाएं। कहीं हिंदी बोली जाती है तो कहीं तमिल, बंगाली, मराठी या कन्नड़। हर प्रदेश की अपनी बोली, अपना लहजा। लेकिन जब बात आती है एक नेशनल लैंग्वेज की तो सवाल उठता है, क्या सबकी बोली एक जैसी होनी चाहिए? क्या एक भाषा पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर सकता है? आज हम बात करेंगे भारत के सबसे पुराने और चलती आ रही एक समस्या पर, लैंग्वेज इशू। ये कैसे शुरू हुआ, किस बात पर विवाद हुआ और क्यों आज भी इसका हल निकालना आसान नहीं हो पा रहा है। मुगल शासन के आखिरी दौर और ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती समय में फारसी भाषा भारत के ज़्यादातर इलाकों में ऑफिशियल कोड लैंग्वेज थी। कंपनी के अधिकारी जैसे कि 1800 में बने फोर्ट विलियम कॉलेज ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स को फारसी सीखने के लिए जरूरी मानते थे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने जोर देकर कहा था कि हर कंपनी अधिकारी को फारसी भाषा पूरी तरह से सीखनी चाहिए। हालांकि 1830 के डिकेड तक ब्रिटिश पॉलिसी में तेज बदलाव आया। 1837 में गवर्नर जनरल की काउंसिल ने जुडिशियल और फिजिकल कामकाज की भाषा को फारसी से बदलकर भारतीय भाषाओं में कर दिया और हाई एडमिनिस्ट्रेशन में केवल अंग्रेजी को अपनाया गया। ये बदलाव, जिसे अक्सर मैकॉले के 1835 के मिनट से जोड़ा जाता है, ने फारसी की सदियों पुरानी स्थिति को समाप्त कर दिया। हालांकि कुछ ओरिएंटलिस्ट अफसरों ने इसका विरोध किया। यह फारसी संस्कृति से जुड़े पुराने एलीट क्लास के पतन का संकेत था। उसी समय अंग्रेजी को ब्रिटिश रूल की मुख्य भाषा बना दिया गया। 19वीं सेंचुरी के मध्य तक अंग्रेजी को हायर कोर्ट्स और एलीट एजुकेशन का माध्यम बना दिया गया, जबकि इंडियन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को केवल लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स पर अनुमति दी गई। उदाहरण के लिए लॉर्ड बेंटिक की 1835 की एजुकेशन पॉलिसी में फारसी को हटा दिया गया और निचले स्तर पर भारतीय भाषाओं को लागू किया गया, जबकि हायर एजुकेशन और अदालतों के लिए अंग्रेजी को अपनाया गया। इससे एक नई लैंग्वेज व्यवस्था बन गई। अंग्रेजी बनी एडमिनिस्ट्रेशन और हायर एजुकेशन की भाषा, और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस सिर्फ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सीमित रह गई। कॉलोनियल एजुकेशन पॉलिसी भारत में भाषा को लेकर तीखी बहस का कारण बनी। लॉर्ड मैकाले का 1835 में लिखा गया मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन इस बहस का एक अहम मोड़ था। उन्होंने तर्क दिया कि अंग्रेजी में वेस्टर्न एजुकेशन इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन से कहीं बेहतर है। मैकाले ने यहाँ तक कहा कि संस्कृत एंड पर्शियन वर नो मोर एक्सेसिबल दैन इंग्लिश टू द स्पीकर्स ऑफ द इंडियन वर्नाकुलर्स एंड दैट अ सिंगल सेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी आउटवेट द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। यानी संस्कृत और फारसी आम भारतीय लोगों के लिए उतनी ही कठिन है जितनी अंग्रेजी, और किसी अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक शेल्फ भी भारत और अरब की पूरी नेटिव लिटरेचर से ज़्यादा मूल्यवान है। यानी उनके मुताबिक अंग्रेजी भाषा और वेस्टर्न ज्ञान भारतीय भाषाओं और ज्ञान पर भारी थे। बेंटिक ने इन व्यूज़ को 1835 के इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के जरिए लागू किया। इस कानून के तहत हजारों नए स्कूल खोले गए जहां पढ़ाई अंग्रेजी में होती थी। हायर एजुकेशन के हर लेवल पर अंग्रेजी को प्राथमिकता दी गई। उस समय की एक ब्रिटिश रिपोर्ट में बताया गया कि सिविलाइजिंग मिशन यानी सभ्यता लाने के मिशन की सोच के कारण अंग्रेजी शिक्षा को बहुत जरूरी माना गया। भले ही उस समय ब्रिटिश अधिकारी इस बात पर बहस कर रहे थे कि पढ़ाई संस्कृत फारसी में हो या अंग्रेजी में। विरोधियों का मानना था कि क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस जैसे संस्कृत, फारसी और अरबी को प्रोटेक्ट किया जाए और स्थानीय भाषाओं में चलने वाले स्कूलों को सपोर्ट दिया जाए। ऐसे में जब अंग्रेजी को प्राथमिकता दी गई तो यह एक बड़ा बदलाव था, जिससे तनाव पैदा हुआ। मैकॉले के रिफॉर्म्स असल में एक बड़े एंजेलिसिस्ट मूवमेंट का हिस्सा थे, जिसका मकसद भारत में अंग्रेजी भाषा को फैलाना था, और इसके चलते भारतीय भाषाएं और संस्कृति पीछे छूट गई। 1854 की वुड्स डिस्पैच में यह बात मानी गई कि शिक्षा के लिए अंग्रेजी एक आइडियल लैंग्वेज है, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि अंग्रेजी भाषा को देश की स्थानीय बोलियों की जगह पर थोप दिया जाए। इसका मतलब था कि एक व्यवहारिक समझौता किया गया, उच्च वर्ग के लिए अंग्रेजी और आम जनता के लिए स्थानीय भाषाओं में शिक्षा। इन्हीं पॉलिसीज के चलते नॉर्थ इंडिया में भाषा को लेकर शुरुआती कम्युनल तनाव उभरने लगे। 19वीं सेंचुरी में हिंदुस्तानी, जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों शामिल थी, एक शेयर्ड लैंग्वेज मानी जाती थी। लेकिन 1860 के डेकेड तक हिंदू और मुस्लिम समुदायों में इस भाषा के फॉर्म और स्क्रिप्ट को लेकर विवाद शुरू हो गया। उत्तर पश्चिमी प्रांतों जैसे इलाहाबाद और बनारस के हिंदू रिफॉर्मर्स ने मांग की कि उर्दू, जो पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, की जगह हिंदी
जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती थी, को सरकारी और एजुकेशनल कार्यों के लिए अपनाया जाए। स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग 1860 के डिकेड की हिंदी उर्दू विवाद उस समय के सामाजिक और राजनीतिक माहौल में एक ऐतिहासिक मोड़ था। बनारस और इलाहाबाद जैसे संस्थानों और इंटेलेक्चुअल्स ने हिंदी को बढ़ावा देना शुरू किया और उर्दू के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा हुआ। हिंदी और उर्दू के अलावा कॉलोनियल इंडिया भाषाई रूप से बहुत डाइवर्स था। बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र, तमिलनाडु और अन्य क्षेत्रों में बंगाली, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल जैसी रीजनल भाषाएं मजबूत लिटरेरी परंपराओं के साथ चलती रही और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और शिक्षा में भी इस्तेमाल होती थी। उदाहरण के लिए ब्रिटिश काल के मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थानीय सरकार और स्कूलों में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं चलन में बनी रही। भले ही अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा का विस्तार हुआ, लेकिन पूरे भारत में किसी एक देसी भाषा को पूरे एम्पायर की शेयर्ड लैंग्वेज नहीं बनाया गया। खास बात यह है कि जब 1857 के बाद नेशनल लीडर्स भविष्य के भारत के लिए एक शेयर्ड लैंग्वेज की तलाश करने लगे, तब अंग्रेजी को प्राथमिकता देने की नीति के कारण कई देसी ऑप्शन उभर नहीं पाया। इसी वजह से आज़ादी के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर बहस शुरू हुई। उत्तर दक्षिण के बीच भाषा को लेकर जो टकराव हुआ वह मुख्य रूप से आज़ादी के बाद सामने आया, जब दक्षिण भारत के लोगों ने हिंदी थोपे जाने का विरोध किया। लेकिन इस विवाद की जड़ें औपनिवेशिक काल में ही थी, जब उत्तर और दक्षिण के बीच भाषाई और सांस्कृतिक अंतर साफ दिखाई देने लगे थे। महात्मा गांधी ने अंग्रेजी भाषा को विदेशी भाषा और आम लोगों व हुकूमत के बीच की दीवार कहा था। उन्होंने 1918 में साउथ इंडिया में दक्षिण हिंदी प्रचार सभा बनाई ताकि सभी लोग हिंदी भाषा सीख सकें। गांधी जी का मानना था कि हिंदुस्तानी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो न ज़्यादा संस्कृत से भरी हो, न ही फारसी से, बल्कि आम लोगों की बोलचाल की भाषा हो। इसे देवनागरी या पारसी लिपि में लिखा जा सकता है। उनकी यह 2 स्क्रिप्ट्स में लिखने की पॉलिसी इसलिए थी ताकि धर्म के नाम पर होने वाले झगड़े और आपसी दूरी को रोका जा सके। इसी के चलते 1937 में सी राजगोपालचारी ने मद्रास प्रेसिडेंसी में हिंदी को कंपलसरी विषय घोषित किया और इसी डिसीजन से ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के द्वारा बड़े लेवल पर विरोध प्रदर्शन किया और कई स्थानों पर हिंसा हुई। सरकार ने CRPC यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 144 लागू की। सैकड़ों गिरफ्तार किए गए तथा 2 शहीद नटराजन और थलामुथु हुए, जब तक फाइनली हिंदी को कंपलसरी ऐसा सब्जेक्ट वापस नहीं ले लिया गया। 1920 के डिकेड में भी कांग्रेस के अंदर लैंग्वेज रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड उठी थी, पर गांधी जी और कुछ नेताओं ने इसको लागू न करने की मांग की ताकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पर कोई असर ना हो। बावजूद इसके 1917 में आंध्र कांग्रेस का गठन लैंग्वेज बेस्ड पर हुआ और भाषा आधारित राज्यों की विचारधारा उभरी। कुल मिलाकर ब्रिटिश काल की लैंग्वेज पॉलिसी ने भारत में बाद की भाषा संबंधी समस्याओं की नींव रखी। अंग्रेजों ने अंग्रेजी, क्लासिकल भाषाओं और स्थानीय भाषाओं के बीच एक तरह की भाषाई ऊंच नीच बनाई, जिससे आज़ादी के बाद भारत में भाषा का सवाल खड़ा हुआ। आज़ादी के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, तब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343 में साफ साफ कहा गया है कि भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगी और इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा। लेकिन अगले 15 सालों तक अंग्रेजी भाषा भी हिंदी के साथ साथ चलती रहेगी, जैसा कि आज़ादी के पहले होता था। इस दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह यह आदेश दे सकता है कि सरकारी कामकाज में हिंदी का ज़्यादा इस्तेमाल हो और देवनागरी में लिखे गए अंकों का भी उपयोग किया जाए। जैसे 15 साल का टाइम पीरियड पास आया, वैसे ही संसद ने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 को 26 जनवरी 1965 को पारित किया गया। इस कानून में ये तय किया गया कि अंग्रेजी भाषा को हिंदी के साथ साथ बिना किसी समय सीमा के इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और संसद के कामकाज, सरकारी नौकरियों की भर्ती, नोटिस, नियम और इंस्ट्रक्शंस आदि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाएंगे। फिर आर्टिकल 344 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ने 5 साल के अंदर एक ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन फॉर्म करने और उसके बाद हर 10 साल में दोबारा का प्रोविजन रखा। ये कमीशन ये सुझाव देगा कि हिंदी को कैसे प्रमोट किया जाए, इंग्लिश के यूज़ पर रिस्ट्रिक्शन लगाना, सरकारी दफ्तरों में किस भाषा में बातचीत हो, अंकों का इस्तेमाल किस रूप में किया जाए, ये सब चीज़ें इस कमीशन को करने के लिए कहा गया था। इन्हीं सब के चलते और फिर 1965 को तमिलनाडु में एक बार फिर से बड़े लेवल पर लैंग्वेज को लेकर प्रोटेस्ट हुए। इस प्रोटेस्ट का बैकग्राउंड ये था कि जब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का 1964 में डेथ हुआ, उसके बाद तमिलनाडु में इंग्लिश को इंडेफिनिट टाइम पीरियड यूज़ करने के आसार, जैसा कि आर्टिकल 345 में कहा गया था,
वो अब मुश्किल लग रहा था। फिर कांग्रेस के मुख्यमंत्री एम भक्त वत्सलम ने मद्रास विधानसभा में 3 भाषाओं यानी अंग्रेजी, हिंदी और तमिल का सुझाव दिया, लेकिन तमिल लोगों ने इसे हिंदी को जबरदस्ती थोपने की कोशिश माना। फिर 25 जनवरी 1965 को तिरुचिरापल्ली के रेलवे कर्मचारी चिन्नास्वामी ने अपने ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा ली, ताकि ये दिखा सके कि वे हिंदी को जबरदस्ती थोपे जाने का विरोध करते हुए अपनी जान देने को भी तैयार हैं। प्रोटेस्ट इतनी तेजी से फैला कि अगली पीढ़ी की छात्र नेताओं में खास तौर पर डीएमके पार्टी के सीएन अन्नादुराई ने 26 जनवरी 1965 को शोक दिवस मनाने का ऐलान किया। जब मुख्यमंत्री एम भक्त वत्सलम ने इसे धार्मिक अपमान कहा तो अन्नादुराई ने शोक दिवस एक दिन पहले यानी 25 जनवरी को मनाने का फैसला किया। इसके बाद वे खुद और उनके साथ 3000 कार्यकर्ता पुलिस द्वारा पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए। रेल के कंपार्टमेंट जलाए गए, हिंदी में लिखे हुए बोर्ड्स को जलाया गया और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। 2 हफ्ते में लगभग 70 लोग मारे गए और लगभग 100 लोग घायल हुए। 2 तमिलनाडु के सांसद सी सुब्रमण्यम और ओवी अलगेसन ने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को अपना इस्तीफा दिया, लेकिन राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया और शांति बनाए रखने के लिए शास्त्री से कहा कि वह पीछे हट जाएं। इसके बाद फरवरी 1965 में शास्त्री जी ने देश के नाम रेडियो पर यह घोषणा की कि हिंदी को अकेली सरकारी भाषा नहीं बनाया जाएगा और अंग्रेजी भी आगे चलती रहेगी। शास्त्री जी के भरोसा देने के बाद आंदोलन शांत हो गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को तमिलनाडु में बड़ा राजनीतिक नुकसान हुआ। 1967 में पहली बार डीएमके पार्टी ने सरकार बना ली और राज्य ने 2 भाषा की नीति अपनाई, तमिल और अंग्रेजी। इसके बाद से तमिलनाडु में हिंदी को जबरदस्ती लागू करने की कोई कोशिश सफल नहीं हो पाई। इस घटना ने यह साफ कर दिया कि भारत में केंद्र और राज्यों के रिश्तों में भाषा की विविधता का बहुत अहम रोल है। 1965 के आंदोलन से यह साफ हो गया कि तमिलनाडु में हिंदी को जबरदस्ती लागू करना लोगों की संस्कृति का अपमान और उनके आत्मसम्मान का मुद्दा था। जब सरकार ने संतुलन बनाए रखा और अंत में 2 भाषाओं वाला तरीका अपनाया तो इससे भारत के फेडरल स्ट्रक्चर में अलग अलग भाषाओं की अहमियत बनी रही। रिसेंट के अगर कुछ इंसिडेंट्स की बात की जाए तो अब ये जो हिंदी इम्पोजिशन का मुद्दा है ये अब वायलेंट होता जा रहा है। पहले क्या था कि नॉन हिंदी स्टेट्स में लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट विरोध प्रदर्शन करते थे और अब सीन ये हो चुका है कि विरोध प्रदर्शन तो हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ नॉन हिंदी स्टेट्स में जो हिंदी स्पीकर्स हैं उनको हैरास करना और उनको मारना, अब ये केसेस काफ़ी सुनाई दे रहा है। जैसे गूगल के एक कर्मचारी अर्पित भायानी को सिर्फ इसलिए पार्किंग नहीं दी गई क्योंकि उन्होंने हिंदी में बात की थी। एक और केस जहां दिलजीत दोसांझ के बेंगलोर में हुए कॉन्सर्ट में एक महिला को हिंदी बोलने पर हैरास किया गया। महाराष्ट्र की एक वायरल वीडियो में एक मराठी बोलने वाला आदमी एक हिंदी बोलने वाली लड़की को मराठी बोलने के लिए मजबूर करता हुआ दिखा, जिससे दोनों के बीच तेज बहस हो गई। ऐसे कई सारे केसेस हैं जहां पर हिंदी स्पीकर्स को हैरास किया, उनके साथ वायलेंस हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो हिंदी बोलते हैं और उनको गवर्नमेंट द्वारा सो कॉल्ड हिंदी इम्पोजिशन से कोई लेना देना भी नहीं है। हिंदी स्पीकर्स इंक्लूडिंग मी, हम खुद चाहते हैं कि ये लैंग्वेज का जो इशू है ये रिजॉल्व हो और देश के डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए, लेकिन हम अभी भी एक नॉनसेंसिकल इशू पे लगे हुए हैं। अप्रैल 2025 में एक वायरल वीडियो में कैंप गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की डिस्प्ले बोर्ड पर केवल अंग्रेजी और कन्नड़ दिखे गए, जिसे सोशल मीडिया पर हिंदी हटाई गई का आरोप लगा। हालांकि बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने तुरंत स्पष्ट किया कि फ्लाइट इंफॉर्मेशन बोर्ड्स पर अब भी अंग्रेजी, कन्नड़ और हिंदी सभी भाषा विकल्प अवेलेबल हैं। पर इस विवाद ने फिर से ये सवाल उठा दिया कि एयरपोर्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय हब में कितनी भाषाएं होनी चाहिए और क्या ये फैसला किसी इलाके की पहचान पर आधारित है या वहां आने वाले लोगों की सुविधा के लिए लिया गया है। फिर एक और केस जहां जून 2025 में महाराष्ट्र सरकार ने क्लास 1 से 5 में हिंदी को तीसरी कंपलसरी लैंग्वेज बनाने वाले गवर्नमेंट रिजोल्यूशन जारी किए, जिसे अगर एक क्लास के 20 स्टूडेंट मिलकर किसी अन्य भाषा चुन सकते थे। इस पर एमएनएस और शिवसेना ने हिंदी इम्पोजिशन का आरोप लगाकर जोरदार प्रदर्शन किए। माहौल गर्म होते देख मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जून अंत तक गवर्नमेंट रिजोल्यूशन को रद्द कर दिए। ऐसे कई केसेस जहां या तो हिंदी स्पीकर्स को सिर्फ इसलिए मारा या हराज किया जा रहा है क्योंकि वो हिंदी बोलते हैं और इनको इन सब पॉलिटिकल नॉनसेंस से कोई लेना देना नहीं है। और कुछ ऐसे केसेस है जहां अकॉर्डिंग टू सम नॉन हिंदी स्टेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी को इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से हिंदी को सीखने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसे फोर्सफुली इम्पोज करना यूनियन स्टेट के रिलेशंस को वीक करता है। बाकी ये इशू कब तक ऐसे चलता रहेगा इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, क्योंकि अब ये और तेजी से फैल रहा है। भारत ऐसा देश है जहां हर कुछ दूरी पर लोगों की भाषा और बोलने का तरीका बदल जाता है, इसलिए यहाँ एक ऐसी भाषा होना अच्छा हो सकता है जिससे देश के अलग अलग हिस्सों के लोग एक दूसरे से आसानी से बात कर सकें।
हिंदी भाषा देश के कई हिस्सों में बोली और समझी जाती है, इसलिए कई लोग इसे एक जोड़ने वाली भाषा मानते हैं। लेकिन ये भी सच है कि भारत की असली ताकत उसकी डाइवर्स लैंग्वेजेस में है। हर राज्य की अपनी भाषा, कल्चर और पहचान होती है और इन सब को बचा कर रखना भी बहुत ज़रूरी है। जब किसी एक भाषा को बाकी भाषाओं से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है तो कुछ लोगों को लगता है कि उन पर वह भाषा ज़बरदस्ती थोपी जा रही है। इससे लोगों में विरोध पैदा होता है। इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी भाषा को किसी पर ज़बरदस्ती न थोपा जाए। लोगों को यह आज़ादी होनी चाहिए कि वे अपनी सुविधा और पसंद के हिसाब से कोई भी भाषा चुन सकें। देश में एकता बनाए रखने के लिए आपस में बातचीत और समझ बनाना जरूरी है, लेकिन ये तभी संभव है जब यह बातचीत आपसी सम्मान और सहमति से हो, न कि ज़बरदस्ती से। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आप किसी नॉन हिंदी स्टेट से हैं तो मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, हम हिंदी बोले या मलयालम, तमिल बोले या पंजाबी, असली ताकत तब है जब हम अपने डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करें, ना कि उससे लड़ें। वी आर ऑल इंडियंस, लेट्स नॉट फॉल इनटू द ट्रैप्स ऑफ डिवीजन क्रिएटेड बाय पॉलिटिक्स। लेट्स राइज अबव लैंग्वेज लाइन्स एंड फोकस ऑन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर यूनाइटेड भारत टुगेदर। देश के लिए काम करें, डिबेट नहीं, डेवलपमेंट करें, डिस्क्रिमिनेशन नहीं।